तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है कि कुंडली में अल्पायु योग हम कैसे देखते हैं। तो अल्पायु योग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कुंडली में दीर्घायु योग भी बने हुए होते हैं भावेशों के आधार पर, जैसे कि लग्नेश एवं अष्टमेश के आधार पर हम लोग देखते हैं कि यदि दीर्घायु योग बन रहा है, तो अगर ग्रह योग की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वह दीर्घायु योग कम आयु में हो जाता है, यानी कि मध्यायु योग में परिवर्तित हो जाता है, या होने की संभावनाओं में बल मिलता है, या आयुहीन योग हम लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से हम लोगों ने कल की कक्षा में कुंडली में बनने वाले अल्पायु योग कैसे परिहार होते हैं, वह मध्यायु योग या दीर्घायु योग में कैसे बदलता है, ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत यह ग्रह योग होते हैं। तो यदि कुंडली के सभी शुभ ग्रह कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, सभी शुभ ग्रह का मतलब देव, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध एवं चंद्रमा, अगर ये सभी ग्रह कुंडली के तृतीय भाव में हो तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। इस उदाहरण कुंडली को देखा जाए कि इस उदाहरण कुंडली में स्थिति कैसी बन रही है। यह उदाहरण कुंडली यहाँ पर देखा जाए, चंद्रमा 12वें भाव में है, शुक्र एवं बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में है, बुध देव एक शुभाग्रह बचे वह भी अस्त हुए पड़े हैं और बकरी भी हैं। तो क्या यह अच्छी स्थिति हुआ आयु के लिए, या खराब हुआ? अच्छी स्थिति नहीं हुआ। परंतु अब यही अंशात्मक मान के आधार पर अब इसको हम लोग, और क्या यह प्रभावी होगा या नहीं होगा, इसको देखने के लिए हम लोग यह जो शुक्र, बृहस्पति एवं चंद्रमा में से कोई भी दो ग्रह बलवान होकर, या बुध तो अस्त ही है, तो अब बुध का बलवान तो होना न होना यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो ग्रह बलवान होकर अंशात्मक मान से यदि बलवान हो, युवा अवस्था में हो, और नवमांश में ऐसी राशि में हो जो कुंडली के शुभ भावों में हो, और वह उस ग्रह की कम से कम मित्र राशि हो, या स्वराशि हो, या उसकी उच्च राशि हो नवमांश में। अगर यही देवगुरु बृहस्पति अगर नवमांश में, अब मिथुन का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? 7 से शुरू होता है। मिथुन का नवमांश 7 से शुरू होता है। तो जब 7 से शुरू होगा तो 8, 9, 10, 11, 12 या कितना होगा, 6, 1, 2, 3 मिथुन तक ही रहेगा। अगर यही नवमांश में अगर अपने स्वराशि के भी हो जाएंगे तो भी तो यह राशि कुंडली के 12वें भाव में ही बनी, तो भी खराब। अगर यह नवमांश में 10 नंबर की भी राशि में नवमांश कुंडली में होते हैं, तो यहाँ पर एक तो कुंडली के छठे भाव में और दूसरे लग्न में भी हो जाएंगे, लग्न की राशि में, और भावेशों के आधार पर यह बुरे फलदाता भी हैं, आयुहीन ही करेंगे, आयुहीन ही करेंगे। हाँ, यदि यह 1 नंबर की राशि में हो जाते हैं नवमांश में, यानी कि नवमांश कुंडली में यदि मेष राशि के हों या वृषभ राशि के हों, तो फिर यह देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, या तुला राशि के हों या वृश्चिक राशि के हों, यानी कि अंशात्मक मान यदि इसी कुंडली को हम लोग पर सीखे समझें, तो नवमांश में या तुला राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, तो यह योग प्रभावी नहीं होगा। यह योग प्रभावी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि शुभग्रह, जो शुभग्रह कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में है, यानी कि सभी शुभग्रह, चारों शुभग्रह कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो जाए तो अल्पायु।
लेकिन क्या वह अल्पायु योग वास्तविक रूप से अल्पायु योग ही होगा? तो नहीं। यदि वही संबंधित ग्रह D9 कुंडली में अच्छे स्थिति में हो, अपने स्वराशि, अपने मित्र राशि या शुभग्रह की राशि में हो, और कुंडली के वह राशि, नवमांश कुंडली में वह जिस राशि में है, वह राशि लग्न कुंडली के केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में हो, केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में हो, तो यह योग नहीं प्रभावी होता। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरे सूत्र, यहाँ पर अब दूसरा सूत्र यह है, प्रमुख रूप से हम लोग जो पढ़ते हैं वह सूत्र यह है कि हम लोग अष्टमेश से आयु का निर्धारण करते हैं, और अष्टमेश कुंडली का सबसे खराब भाव भी होता है। फल दीपिका पुस्तक में भी वर्णित है, बतलाया गया है, लिखा गया स्पष्ट रूप से कि त्रिक भाव के स्वामी जितने कमजोर हों वही ठीक है, और शुभ भाव के स्वामी जितने बलवान हों उतने अच्छे। अब यदि लग्नेश और अष्टमेश दोनों को देखें कि दोनों में बलवान कौन है और दोनों में अधिक शुभ भाव में कौन है? सूर्य देव। अब सूर्य देव को देखा जाए, सूर्य देव जो अष्टमेश हैं यह बलवान भी हैं, अपने मित्र की राशि में हैं, और सूर्य जिसको मित्र मानते हैं, बुध, हालांकि सम, सूर्य बुध को सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा को मित्र मानते हैं, और चंद्रमा भी सूर्य को मित्र मानता है, अपने मित्र राशि में है और केंद्र में है। सूर्य यहाँ पर बलवान हो गए। क्या लग्नेश बलवान है या नहीं है? तो लग्नेश को देखा जाए, लग्नेश शुभग्रह की राशि में, जो ग्रह शुभग्रह की राशि में होता है थोड़ा बल उसे मिलता है, परंतु शनि जिसको शत्रु मानता है उसी के द्वारा दृष्टि है। नवम भाव में बैठे हुए मंगल जो केंद्र भाव का स्वामी है, केंद्र भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, 11वें भाव में मंगल की दूसरी राशि है, तो ये पापग्रह के पापग्रह ही रह गए, लेकिन मूल त्रिकोण राशि केंद्र में होने के कारण थोड़ी शुभता हो गई, पापत्व गुण कुछ कम हुआ, और शुभ भाव में, धर्म भाव में बैठने से कुछ और शुभता हो गया। लेकिन मंगल शनि को क्या मानता है? मंगल शनि को सब मानता है, और यहाँ पर तत्कालिक शत्रुता भी है, इसलिए मंगल शत्रुता दृष्टि से देखा। यदि यही तत्कालिक मित्रता होती, मंगल चौथी दृष्टि से देखता शनि को, तो शनि से तत्कालिक मित्रता हो जाती, और सम और मित्र मित्र होते हैं, फिर मित्रता रूपी दृष्टि पड़ती। तो जब मित्रता रूपी दृष्टि पड़ती तो यह मंगल किस प्रकार का काम करते? शुभग्रह का काम करते, क्योंकि जहां पे मित्रता होती है वहां पे अच्छाइयां होती है, और जहां पे शत्रुता होती है वहीं पे बदले की भावना आ जाए। भावना आ जाती है, ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है। तो मंगल में बुरे भावना आ गए कहां से? तो 11वें भाव के स्वामी हो गए, तो यह शनि कमजोर हो गया। लेकिन शनि आत्मबल से लबरेज है, यहाँ पर शनि बकरी है, बकरी ग्रह बलवान माने जाते हैं, तो केवल बकरी हो जाना ही तो उतना नहीं, लेकिन कमजोर तो हो रहे हैं ना। ऐसे ग्रह की राशि में है जो ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है, जो अकारक ग्रह है, कमजोर ग्रह है, जो बुरा फलदाता ग्रह है, उसकी राशि में बैठ गए। एवं
लगने से स्वयं पाप कर तरी में हो गए, एक तरफ से राहु और दूसरी तरफ से मंगल, जो 11वें भाव का, जो 11वें भाव का भी स्वामी है। राहु काफी यहाँ पर अकारक हो गया, क्योंकि अकारक ग्रह से दृष्टि भी है। बृहस्पति है तो अकारक है, 12वें भाव के स्वामी। तो यहाँ पर लग्नेश कमजोर हुआ या नहीं हुआ? केवल बकरी हो जाने से हम बलवान नहीं कहेंगे ना। वक्री से केवल चेष्टा बल ही मिलता है ना गुरुजी। हाँ, तो केवल हल्का बकरी ग्रह बलवान होते हैं, सामान्यतः बलवान होते हैं। लेकिन एक प्रकार से सामान्यतः यह जो बल हम लोगों ने दे दिया कि बकरी ग्रह बलवान है, ठीक है, थोड़ा बल मिल गया, लेकिन कई प्रकार से तो खराब भी हो रहे हैं ना। एक अशुभ ग्रह की राशि में है, वैसे ग्रह जो कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं उस ग्रह की राशि में है, कुछ यह कम हुआ। शनि जहाँ पे बैठे हुए हैं वह भाव पाप कर्तरी में हो गया, एकादश से 11वें भाव के स्वामी से शत्रु दृष्टि से दृष्ट हैं। तो यह लग्न पीड़ित हो गया कि लग्नेश पीड़ित हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुजी। लग्नेश पीड़ित हो, लग्नेश पीड़ित हो गए। तो दोनों में सूर्य एवं शनि में बलवान कौन हुआ? सूरज। बलवान सूर्य हो गया। तो नियम यह है कि यदि लग्नेश निर्बली हो, यदि लग्नेश कमजोर होकर शुभ भाव से अलग हो, शुभ भाव से अलग हो एवं 8वें का स्वामी बलशाली होकर, यानी कि बलवान होकर शुभ भाव में हो, तो अल्पायु योग होता है। यदि कुंडली में दीर्घायु योग भी बनते हैं तो उम्र के कम पड़ाव में ही अत्यधिक कष्टदायक स्थितियां आती जाती रहती है। हालांकि ग्रह पूजा पाठ आचरण से ग्रह प्रसन्न भी होते हैं। यदि व्यक्ति अपने उपाय एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देता है तो आयु लंबी भी होती है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अन्य सूत्र पर, हम लोग चर्चा करते हैं। अन्य सूत्र जो है, तो गुरुजी इसमें सूर्य बलवान हो गए और शनि कमजोर हो गए, तो इनका दीर्घायु आयु होगा तो ये अल्पायु में बदल जाएगा। हाँ, आयु कम हुआ। लग्नेश अष्टमेश से यदि लग्नेश कमजोर होता है तो आयुहीनता को दर्शाता है। 8वां भाव मृत्यु है ना, 8वां भाव मृत्यु है और लग्न क्या है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति बलवान होना चाहिए कि मृत्यु बलवान होना चाहिए? व्यक्ति बलवान होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति जब कमजोर होगा तो आयुहीनता के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो केवल एक सूत्र पर निर्धारण नहीं होता है, कई कई सूत्र हम लोगों को देखे जाने चाहिए। इसके अलावा और देखिए, कुंडली को 2 भागों में बांटे, कुंडली को 2 भागों में बांटे। कौन कौन से? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एवं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 5-5 भाव अलग कर दिए। अब लग्न तो है, लग्न में ग्रह हो तो 7वें को भी देखेगा, 7वें को देखे तो लग्न को भी देखेगा, दोनों ही होगा, दोनों मिडिल पॉइंट में आए, आधे इधर आधे उधर ना। हालांकि इसके भी गणित हैं, हमारे गुरुजनों का कहना है। इसके गणित किस प्रकार के हैं तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब इसके लिए ग्रहों का अंश हम सबों को देखना होगा कि ग्रहों का अंश क्या है।
ग्रहों का अंश क्या बनता है। तो लग्न का अंश यहाँ पर, लग्न का अंशात्मक मान 8 है, और जो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह सूर्य एवं बुध का अंशात्मक मान, सूर्य का अंशात्मक मान 21 है एवं बुध का अंशात्मक मान लिया जाए कि 10 है। अब यह दोनों ग्रह लग्न से 15 डिग्री जब जोड़ेंगे, तो लग्न का अंशात्मक मान यदि 8 है तो 8 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 23 होगा, यानी कि लग्न संधि 23 हो गया। तो सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह, सातवें भाव में बैठे हुए ग्रह यदि लग्न संधि जो 15 जोड़ने पर जो डिग्री आता है उस अंश से अगर अधिक अंश है, अगर यहीं पे सूर्य देव का अंशात्मक मान यहाँ पर 23 है, अगर यहाँ पर यह 25 होता तो हम लोग इसको 8वें भाव में काउंटिंग कर लेते। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन के लिए 21 ही रखा या 20 रखा, तो 20 रखा तो यह 15 से भीतर ही हो गया। यह 8 है और लग्न का, यह बुध का अंशात्मक मान 10 है, लग्न का अंशात्मक मान हम लोगों ने मान लिया 8 है, तो 8 के 15 के भीतर में ही है। तो यह दोनों लग्न को ही सपोर्ट है। अगर लग्न में कोई ग्रह है तो लग्न के अंशात्मक मान से 15 माइनस करना चाहिए। यदि लग्न में कोई ग्रह है 8 है तो 15 माइनस करेंगे तब तो यह 0 से भी इधर आ जाएगा। अगर 8 में 15 जोड़ेंगे तो 23 हुआ। तो 23 से अगर अधिक अंशों का होगा तो दूसरे भाव में हम लोग गिनती करेंगे, तो दूसरा भाव तो फिर यहीं पे होगा। तो कॉमनली हमारे गुरुजनों का कहना है कि सातवें या लग्न में जो भी ग्रह है उसकी छोड़ो, यदि गणित करना है तो इस विधि से कर सकते हैं, यदि अगर नहीं तो सातवें एवं लग्न भाव के ग्रहों को छोड़ दिया जाए, शेष भागों के ग्रहों को ले लिया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए 2 1 2 3 4 ग्रह हैं। कितने ग्रह होगा इसमें? 4 ग्रह। इधर कितने हुए? 3 ग्रह इस तरफ। 3 ग्रह हुए। तो यदि दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे में अधिक ग्रह है और इधर कम ग्रह है तो यह दीर्घायु के योग बनते हैं। यह दीर्घायु के योग बनते, योग बने, यानी कि 8वें भाव को भी लिया जा सकता है। मतलब जितने अंत वाले भाव में अधिक से अधिक ग्रह होते हैं, आयु से संबंधित, बीमारी से संबंधित समस्याएं ज्यादातर आती जाती रहती हैं। और जितने ग्रह पंचम भाव यानी सातवें भाव से पहले होते हैं, आप लोग भी अपने अपने जीवन पर इन सूत्रों को लगाकर देखिएगा तो आप लोग पाएंगे कि यदि आपके कुंडली में 7वें 8वें भाव से पहले लग्न से लेकर 7वें 8वें भाव तक अधिकांशतः ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या अधिक है, तो सामान्यतः आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, चाहे वह किसी भी भाव में कोई ग्रह है। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। अल्पायु के प्रमुख योग में सबसे प्रमुख चंद्रमा से ही हम लोग विचार करते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में खराब स्थिति में हो, पापग्रहों से युक्त दृष्ट हो, अंशात्मक मान से भी कमजोर हो, ग्रहण योग में हो, नवमांश में नीच राशि में हो या लग्न कुंडली में ही नीच राशि में हो, अगर नवमांश कुंडली में ही नीच राशि में हो जाए या कुंडली अब यहीं पे 8वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा नीच राशि का, यहाँ 3 नंबर की ही राशि है, इसी जगह चंद्रमा बैठ जाए 0 अंशों का, 1 अंशों का हो, 29 अंशों का हो, और कुंडली के अशुभ भाव, अब जो अकारक ग्रह हो गए इस कुंडली में तो यही बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति,
और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए। फिर क्या होगा? अगर साथ में सूर्यदेव भी, अगर यहाँ पर सूर्य गुरु की युति हो जाए, फिर क्या होगा? तो सूर्य गुरु से युति होने से अगर यह देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, एक तो अकारक बुरे फलदाता, अस्त ग्रह भी बुरे फल देता है तो बुरे फलदाता। सूर्यदेव भले ही स्वयं मार्केश नहीं बनते हैं, अष्टमेश का दोष इन्हें नहीं लगता, परंतु सहयोगी तो बन ही जाते हैं। ये अष्टमेश से युक्त हो गए। वैसे देवगुरु बृहस्पति से कमजोर चंद्रमा दृष्ट हो, यहाँ पर पापग्रह कहाँ काम आता? बगैर पापग्रह का चंद्रमा खराब हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरु जी। चंद्रमा तो चंद्रमा कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित होकर अंश बल से कमजोर हो, या नवमांश में नीच का हो, या लग्न कुंडली में नीच राशि का बैठा हुआ हो, या अंश बल से पुनः मृत या बाल अवस्था में हो, और राहु से युक्त हो, ग्रहण योग में हो, पूर्ण प्रभावी, और कुंडली के अशुभ ग्रहों के द्वारा विकसित हो, देखा जाता हो, तो चाहे यह चंद्रमा छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में, कहीं भी यह आयुहीनता के योग को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? आयुहीनता का योग दर्श। एक तो यह सबसे महत्वपूर्ण योग है। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं भी है, अगर खराब स्थिति में है, कमजोर है, पीड़ित हो रहा है, तो सामान्यतः स्वास्थ्य कमजोर होता ही रहता है। आप लोग देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे जितने भी सदस्यगण हैं, अधिकांशतः सदस्यगण विद्वान हैं। अधिकांशतः जो कुंडली में राजयोग वगैरह बनते हैं, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितने भी कुंडली में शुभ योग बनते हैं, अधिकांशतः शुभ योगों में चंद्रमा का सहयोग जरूर रहता है। बगैर चंद्रमा के, चंद्रमा को केवल हटा लिया जाए तो कुंडली के बनने वाले 60, 65, 70% अच्छे योग समाप्त हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चंद्रमा बीज है, इसलिए चंद्रमा हो। ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार हम लोगों ने चंद्रमा को देखा, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा मन है। मन का मर जाना, मन का टूट जाना मृत्यु से कम नहीं होता। लग्न शरीर है, यह पार्थिव शरीर, यह लग्न है। ठीक इसी प्रकार लग्नेश का कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में, यदि बुरे भाव में चंद्रमा, लग्नेश यदि कुंडली के बुरे भाव में खराब स्थिति में हो, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर आवश्यकता हो गया अध्ययन करना। वह क्या कि भाव कब बलवान होता है, भाव कब कमजोर होता है, ग्रह कब बलवान होते हैं, ग्रह कब कमजोर होते हैं, यह सीखना आवश्यक है। किस भाव में कौन से ग्रह कितने बलवान हो जाते हैं, अति विशिष्ट हो जाते हैं, यह भी जानना आवश्यक हो गया। आप लोग समूह में इस बातों को, इन 5 जो प्रश्न अभी हमारे मन में आ गए, आज की कक्षा में उत्पन्न हुआ, वह आप लोग समूह में जरूर लिखेंगे कि एक भाव कब बलवान कब कमजोर होता है, ग्रह कब बलवान कब कमजोर होता है, और किस भाव में कौन से ग्रह अत्यधिक फल देते हैं। यह 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न आप लोग नोट करें एवं समूह में भी लिखेंगे, ताकि इस विषय वस्तु पर भी कक्षा हो जाए, ताकि आने वाले कक्षाओं को हम लोग अच्छे ढंग से समझ सकें। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश भी, अब यहीं पे देखा जाए लग्नेश, अब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति, अब जो तीसरा सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रमा कैसा हो, तो यहाँ पर चंद्रमा देखा जाए भले ही 12वें भाव में है, परंतु अपने मित्र की राशि में है, और
यहाँ पर मंगल से दृष्टि है, चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से दृष्टि है। मंगल चंद्रमा को मित्र मानता है, देखना मंगल को, तो मंगल मित्रवत दृष्टि से देख रहा। एक, मंगल का यह तत्कालिक मित्र भी है। दो, तो अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि यदि यही शत्रुतापूर्ण दृष्टि अगर देखा जाए तो जिस ग्रह की दो राशियां होती है तो उसमें से जो अगर खराब राशि है किसी भाव में, तो शत्रुता वाली दृष्टि जहां पड़ती है वह खराब राशि के फलों को प्रदर्शित कर देता है। यदि मित्रता वाली दृष्टि देखा जाए तो वो उसका जहाँ पे शुभ राशि है वहां के अनुसार फल दे देता है। तो यहाँ पर अब चतुर्थेश का फल दे देगा चंद्रमा को, और यह धर्म भाव में भी बैठा है, यानी कि शुभता वाली स्थिति हो गई। चंद्रमा के लिए क्या हो गया, मददगार हो गया चंद्रमा के लिए, मददगार हो गया। यानी कि चंद्रमा पर देखना, चंद्रमा पर देखना, चंद्रमा को बल देना, चंद्रमा को मजबूत करना हो गया। और यही मंगल की दृष्टि जो लगने पर देख रहे हैं, तो शत्रुवत दृष्टि हो जाने के कारण खराब हो गया। लग्न को यानी कि शरीर को कमजोर कर रहे हैं यही मंगल, और मन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी नंबर वाली बात, भले ही कोई अकारक ग्रह क्यों न हो, अब देव गुरु बृहस्पति इस उदाहरण कुंडली में 12वें एवं तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, राहु से भी दृष्ट हैं। बृहस्पति देव खराब, परंतु उतने भी खराब नहीं हुए जितना हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र देव के साथ में हैं, और दो विद्वानों की युति लड़ाई नहीं करते, विषम परिस्थितियां नहीं आती। यह योग कारक ग्रह भी है। शुक्रदेव अति योगकारक ग्रह इस कुंडली के अति शुभग्रह के साथ में है। तो जो ग्रह अति शुभग्रह के साथ में हो जाता है, उस दूसरे ग्रह जो अशुभ फल देने वाले होते हैं उनकी अशुभता को कम भी करता है। एक यह। दूसरा, चंद्रमा भले ही चंद्रमा को भले ही शुक्र शत्रु मानता है, परंतु दोनों ही ग्रह एक ही गुण धर्म के हैं। दोनों ग्रह चंद्रमा एवं शुक्र दोनों ही एक ही गुण धर्म के हैं। वह गुण धर्म क्या है? शुक्र भी स्त्री ग्रह, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह। शुक्र एवं चंद्रमा दोनों चौथे भाव के कारक सामूहिक रूप से, तो यहाँ पर भी इनके गुण धर्मों के आधार पर मित्रता, एवं ये दोनों ग्रह जिस भाव में के मुख्यतः कारक होते हैं उसी भाव में जो राशि बनी हुई है उस राशि के स्वामी के द्वारा चंद्रमा को देखा जाना, एवं शुक्र एवं चंद्रमा का परस्पर दृष्टि होना, एवं बृहस्पति का भी परस्पर दृष्टि होना। बृहस्पति का कहाँ देख रहे हैं? यह चंद्रमा को कम, अपनी राशि को ज्यादा देख रहे हैं। तो कोई भी भावेश यदि अपने भाव को देखता है तो भाव को खराब नहीं करता, भाव को मजबूत करता है, भाव के फलों में अच्छा शुभ वृद्धि करने का प्रयास करता है। और वहां पर चंद्रमा दो गुरु की आपस में परस्पर की दृष्टि हुई। तो यहाँ पर चंद्रमा भले ही 12वें भाव में है, क्या चंद्रमा को कमजोर कहा जा सकता है? नहीं गुरु जी। चंद्रमा काफी बलवान भी, और मंगल भी चतुर्थ भाव को भी देखते हैं, और मंगल अपने चौथे भाव सुख भाव को भी देख रहा है। चलिए, तो कुछ तो स्थिति। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो हम लोगों ने अल्पायु योग देख रहे थे, एक दो सूत्र तो अल्पायु योग के लग रहे थे, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे भी बन रहे हैं जो अल्पायु योग को भंग कर रहा है। एवं चंद्र कुंडली लगाए तो फिर यह स्थिति बदल जाती है, तो फिर दीर्घायु हो जाती। हाँ, तो आत्मबल लंबा लेकर जा रहा है। लग्न से शरीर की मृत्यु और चंद्रमा से मन की मृत्यु, क्योंकि लग्न शरीर है, चंद्रमा मन है, सूर्य अधिकार है। चलिए,
अब इसके बाद में अगले सूत्र पर चलते हैं। अशुभ ग्रह, और वो भी नैसर्गिक पापग्रह अशुभ ग्रह बनकर शुभ भाव में, खासकर केंद्र में, शुभ भाव नहीं केंद्र ही रखा जाए। यानी कि कोई नैसर्गिक पापग्रह हो, जैसे कि मंगल देव बने, मंगल देव हो गए, शनि देव हो गए, यही नैसर्गिक पापग्रह कहे जाते हैं ना। सूर्य को तो मार्केस के दोष से हटा दिया गया। बार बार एक ही वाक्य हमें याद आता है कि चंद्र भानु विनाश मार का अधिकार, तो चंद्रमा एवं सूर्य को तो मुख्य मार्केश के भूमिका से हटा दिया गया, तो मंगल शनि रह गए। अगर यही शनि देव अब यहीं पे 10 नंबर की राशि हो जाता है, यहाँ पर 11 नंबर, या यहाँ 10 नंबर, यहाँ 11 नंबर, तो मीन लग्न में या धनु लग्न की कुंडली में शनि देव बड़े अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि एक तो नैसर्गिक पापग्रह, दूसरे में दो बुरे भाव के स्वामी, या यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11, या यहाँ 10 और यहाँ 11 हो जाना भी, यदि छठे सातवें के भी स्वामी हो जाए या सातवें आठवें के स्वामी हो जाए, तो ये अशुभ ग्रह का काम कर लेते हैं। क्योंकि और पूरे अशुभ ग्रह का, क्योंकि सातवां भाव मार्केश भी है और छठा बीमारी, आठवां मृत्यु। तो अब यहाँ पर यदि 11 होगा तो यहाँ 10 होगा, तो 9 8 7 6 5, यानी कि सिंह लग्न की कुंडली, या कन्या लग्न की, यहाँ 9 नहीं सिंह लग्न की कुंडली 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हो जाएगा 10 11, ठीक है। और 10 के लिए कर्क लग्न, तो कर्क लग्न की कुंडली हो या सिंह लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो या मीन लग्न की कुंडली हो, तो शनि अकारक पूर्ण रूप से हो जाते हैं। किसी किसी कुंडली में मंगल भी 2 बुरे भाव के स्वामी बन जाते हैं, किसी किसी कुंडली में मंगल देव भी 2 बुरे भाव के स्वामी हो जाते हैं नहीं होते हैं। यदि मंगल देव की राशि 8वें भाव में मेष राशि हो तो क्या होगा? हाँ, तो फिर हो जाएगा गुरु। यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ कन्या पर लगन। मतलब कि कोई भी नैसर्गिक पापग्रह जब 2 बुरे भावों का स्वामी हो जाता है तो अत्यधिक वह खराब फलदाता हो जाता है, और वह बलवान होकर, कहने का मतलब समझे कि एक ही सूत्र है, एक वाक्य है, समझना बड़ी मुश्किल होता है, हम लोग को खूब बढ़िया से समझना चाहिए कि यदि नैसर्गिक पापग्रह पूर्ण अशुभ भाव का, 2 अशुभ भाव का स्वामी होकर यदि केंद्र भाव में बलवान होकर बैठ जाए, अपने मित्र राशि का हो जाए, बलवान होकर बैठ जाए, अंश बल से मजबूत हो, या नौमांश कुंडली में भी अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के हो जाए, तो आयुहीनता के योग को दर्शाता है। क्या करता है? आयुहीनता को दर्शाता है। आयुहीनता को दर्शाता है। उसे ही जो आयुहीनता के जितने योग है उसी को तो अल्पायु योग कहते हैं। जैसे दीर्घायु योग है, आयु बढ़ाने वाले योग होते हैं, तो आयु हटाने वाले। यही मंगल गुरुदेव अगर छठे में बैठ जाए जाके कन्या लगन की कुंडली, अब कन्या लग्न की कुंडली चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 6 7 8 9 10
11। और किसको यहाँ पर बिठाना है? मंगल को यहाँ 12। हाँ, तो अब यहाँ पर आयु के लिए तो ठीक ठाक ना हुआ। छठे भाव में मंगल बैठेगा तो पकड़ा का तो छठे भाव में बैठना अच्छा ठीक ही है। वो शत्रुओं को मारेगा गुरुदेव। हाँ जी, ये तो कई प्रकार के अच्छे योग बना दिया है, ये तो विशिष्ट योग हो गया। हाँ, अष्टमेश षष्टम में चला गया। विपरीत राजयोग भी बनाए। हाँ, ये अपने आप में हमने कहा कि आप यदि कन्या लग्न की कुंडली हो, मंगल छठे भाव में हो जाए, नहीं हाँ, कन्या लग्न की कुंडली हो, मंगल छठे भाव में हो और अंश बल से भी मजबूत हो और नवमांश में स्थिति भी ठीक ठाक हो जाए, तब तो यह सबसे उत्तम योग है। और बुध देव कहीं भी हो जाए, थोड़ा अच्छी स्थिति में हो जाए बुध देव तो, बुध या देव बुध के साथ ही आ जाए। किसके साथ? लग्नेश के साथ ही लग्नेश के साथ ही मंगल आ जाए। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुध यदि लग्नेश होते हैं तो जिसके साथ होते हैं उन्हीं के अनुरूप हो लेते हैं। तो यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा होगी। तो फिर वो लगन को भी बचाएंगे, क्योंकि मंगल देखेंगे फिर लगन को। हाँ जी, लेकिन नहीं, लग्न के लिए थोड़ा कमजोर हुआ, क्योंकि लग्नेश छठे में आ गया। और लग्नेश किसके साथ में हो गया? तो तृतीयेश के साथ हो गया या अष्टमेश के साथ में युति बनी। यह अच्छा योग नहीं है, यह अच्छा योग स्वास्थ्य के लिए नहीं है, लग्न के लिए अच्छा नहीं, और वैसे अन्य स्थितियों के लिए बहुत अच्छा हो, अन्य स्थितियों के लिए अच्छा हो। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों ही, यदि लग्न एवं चंद्रमा दोनों ही 8वें के स्वामी से दृष्ट हो, 8वें के 8वें के स्वामी से देखा जाता हो, तो अब इसी को यहाँ पर देखा जाए कि यह सूत्र हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 8वें के स्वामी सूर्य देव तो उतने खराब ग्रह नहीं बनते, यह सहयोगी बन जाते हैं, दूसरे किसी ग्रह को ले लेते हैं। जैसे यहीं पे अगर 11 नंबर की राशि हो जाए तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह हो गया। अब शनि देव और चंद्रमा यहीं पे है, मान ली कि जो ग्रह जहां पर है वहीं पे ठीक है। अब अष्टम भाव के स्वामी के द्वारा, अष्टमेश के द्वारा यदि चंद्रमा और लग्न दोनों ही प्रभावित हो रहा, यानी कि लग्न भी प्रभावित हो रहा हो और चंद्रमा भी प्रभावित हो रहा हो, दोनों ही प्रभावित हो रहा हो, तो यहाँ पर केवल एक चंद्रमा को अगर शनि देख लेता है, अब यहाँ पर 11 नंबर की राशि है, शनि यहाँ 6 नंबर की राशि में बैठ गया, यदि हम लोगों ने कर्क राशि बना ली तो तो 10वीं शनि तो शनि अपने मित्र राशि में हो गया, बलवान हो गया, और 10वीं दृष्टि से देख लिया। लग्न चंद्रमा दोनों को प्रभावित किया कि नहीं किया? हाँ, क्योंकि लग्नेश तो है ही चंद्रमा। लग्नेश चंद्रमा ही, लग्नेश चंद्रमा ही, तो यह हीन योग को बनाया। परंतु यदि ग्रहों की स्थिति यही रही, यदि ग्रहों की स्थिति यही रही तो बृहस्पति जो 12, यह देवगुरु बृहस्पति जो नवम भाव के स्वामी है उससे भी चंद्रमा दृष्ट है, शुक्र जो कारक ग्रह है उससे भी चंद्रमा दृष्ट है, यह अच्छी उतना खराब नहीं करेगा। हाँ, इस स्थिति में यदि लग्न और चंद्रमा दोनों ही अष्टमेश से प्रभावित हो रहा हो और शुभ युक्त न हो, और शुभ युक्त न हो, तो यदि शुभ युक्त होते हैं तो फिर यह अल्पायु योग
नहीं हो पाता, क्योंकि डूबते को तिनका सहारा, डूबते को वो बचाएगा गुरुदेव। हाँ, देवगुरु बृहस्पति बचा है। और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, या होता क्या है, देवगुरु बृहस्पति जहां पे देखते हैं, जिस भाव को देखते हैं, सभी व्यक्ति के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी न किसी 3 भाव को तो देखते ही देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे, पाएंगे कि यदि जिस भाव को आपके देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, उस भाव के कार्यों में संबंधित यदि कोई भी समस्याएं आती है, तो आपके दिमाग में या आपका कोई सहयोगी या कोई मददगार उस भाव से संबंधित समस्याओं को समाधान करने हेतु अंतिम अंतिम क्षणों तक कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई सहयोगी बन के खड़ा हो जाता है। ये तो सत्य है गुरुदेव। तो वही बातें यहाँ भी होगी। यदि आयुहीनता के योग बन रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, व्यक्ति समस्याओं से जूझेगा, ठीक है, लेकिन अंत समय में कुछ ना कुछ ऐसे उसके मन में विचार आ जाएंगे, या कोई ना कोई सहयोगी कुछ ऐसा दिशा निर्देश दे जाएगा कि जीवन ही बदल जाएगा, यह समस्या समाप्त हो जाएगी। यह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का यह प्रभाव है, फल है। और भी कई सूत्र हो सकते हैं, जब हम लोग चर्चा करें और भी कई सूत्र हो सकते हैं, तो हम लोग आज की कक्षा में यह रखें, और कल की कक्षा में हम लोग ग्रहों के कारकत्व तो हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन कुछ और भी प्रकार से ग्रहों के कारकत्व तो होते हैं, हम लोग कल की कक्षा में कुछ उसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में दशाओं पर हम लोग चलेंगे कि कौन से किस प्रकार की दशाओं का निर्धारण होता है। 1-2 क्लास उस पर भी होनी चाहिए कि दशाओं का निर्धारण कैसे करें। हालांकि यह तो अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन हल्का सा विषय वस्तु हम लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रारंभिक स्तर की कक्षा है। और यदि विश्वास जी कक्षा में अभी तक उपस्थित हैं, तो मैं विश्वास जी को यह सुझाव देता हूँ कि यह जो शाम की कक्षा में हम लोगों ने जितने विषय वस्तुओं को प्रारंभिक स्तर के लिए हम लोगों ने पढ़ा, और कौन कौन से विषय वस्तु हम लोगों को प्रारंभिक स्तर के विषय वस्तु के लिए चर्चा करना बाकी रह गया, कृपया वह अपने विचार को देंगे, लिखेंगे समूह में। और हमने जो 5 प्रश्न यहाँ पर बताए कि भाव कब मजबूत होता है, भाव कब कमजोर होता है, ग्रह कब मजबूत होता है, ग्रह कब कमजोर होता है, और कौन से ग्रह किस भाव में अत्यधिक फल देते हैं, यह 5 प्रश्न बने। यह 5 प्रश्न आप लोग अवश्य लिखेंगे। और आशा जी करते हैं गुरुजी। कि आज की कक्षा में जो भी विषय वस्तु का हम लोगों ने उपयोग किया, हालांकि कक्षा शुरू में कुछ देर बाधित रही, लेकिन फिर भी जहां तक हम लोगों ने सीखा, सकारात्मक ही सीखने का प्रयास किया। और विषय वस्तु अगर आप लोग समूह में लिखेंगे, और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है गुरुजी। इसलिए ऑफ नहीं हो रहा है।